हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में जिसने हर अखबार के फ्रंट पेज पे अपना नाम दर्ज करा लिया है। मैं बात कर रहा हूं आपके साथ तालिबान की। तालिबान ने हाल ही में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पे कब्जा कर लिया है। मतलब जिस चीज़ का डर अफगानिस्तान के लोगों को और यूएस आर्मी को सबसे ज़्यादा था कि मतलब काबुल पे कब्जा ना कर ले तालिबान, वो चीज़ हो चुकी है। तो अब जितने भी लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि तालिबान है कौन या फिर तालिबान आए कहां से या फिर असल मुद्दा है क्या अफगानिस्तान के अंदर, तो मैं आज आप लोगों को शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा डिटेल बताऊंगा कि मतलब अफगानिस्तान के अंदर आखिर गेम चल क्या रहा है या फिर आने वाली सिचुएशन में अब इससे ज्यादा खतरनाक सिचुएशन क्या क्रिएट होने वाली है अफगानिस्तान के अंदर। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आप शुरुआत से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि इसके बाद आपको हर एक कड़ी समझ में आ जाएगी जिसको हम जोड़ेंगे और उसके बाद हर एक पॉइंट पे कि यानी अफगानिस्तान में कब क्या हुआ था वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि मतलब इंडिया की जो करेंसी है उसके नोट पे जो साइन प्रिंट होता है वो किसके होते हैं। तो ये क्वेश्चन जब मैंने इंस्टाग्राम के पोल में पूछा था तो लगभग 95% लोगों ने इसका सही आंसर दिया, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। और इसका आंसर हमारा बनता है कि जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं उनके साइन प्रिंट होते हैं इंडियन करेंसी नोट पे। अभी जो प्रेजेंट में आरबीआई गवर्नर हैं, जो 25वें गवर्नर हैं, वो हैं शक्तिकांत दास। लेकिन ज्यादातर नोटों पे जो आपके साइन प्रिंट हुए मिलेंगे वो मिलेंगे हमारे 24वें गवर्नर उर्जित पटेल के। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। वैसे मैं पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो कवर कर चुका हूं, लेकिन आज मैं वापस से इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप पहले की सिचुएशन को और अब जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही हो उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर पाओ। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि तालिबान है कौन, ये तालिबान पैदा कैसे हुए, आए कहां से, या फिर अमेरिका की सेना अफगानिस्तान की जमीन पर कर क्या रही है, या फिर अफगानिस्तान की जमीन पर अमेरिका की सेना आके डिफेंड क्यों कर रही है। तो इसकी शुरुआत होती है 1979 से, जब यूएसएसआर यानी कि आज का रशिया अफगानिस्तान के ऊपर अपनी सेना भेज देता है हमला करने के लिए। और हमला करने के बाद उसका जो मेन मकसद होता है वहां पे वो ये होता है कि जो अफगानिस्तान है उसको कम्युनिज्म यानी साम्यवाद जैसी विचारधारा वाला एक देश बनाया जाए। मतलब कोई लोकतांत्रिक सरकार नहीं, कोई डेमोक्रेसी नहीं, कोई चुनी हुई सरकार यहाँ पर आ ना सके। मतलब कि एक तरीके से सिंगल पार्टी सिस्टम जैसा कि चाइना और रशिया में देखने को मिलता है, और कुछ हद तक रशिया इसमें कामयाब हो भी जाता है। और ये चीज जब अमेरिका को पता लगती है तो अमेरिका को तो बहुत मिर्ची लगती है इस पे, क्योंकि अमेरिका और रशिया हमेशा से ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे हैं। दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है हमेशा से। तो उसके बाद अमेरिका अपना दिमाग लगाता है। तो जो आप मैप के अंदर ऑरेंज कलर से जो रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं वो है पश्तून एथनिक ग्रुप, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के बीच में आ रहा है। मतलब दोनों के बीच में ये चीज लाया कर रही है। तो अमेरिका यहाँ पे क्या करता है, जो पश्तून एथनिक ग्रुप के अंदर जो यूथ है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भड़काने का काम करता है कि रशिया अपनी विचारधारा अफगानिस्तान के अंदर थोप रहा है, यानी कि आपको जबरदस्ती की जा रही है आप लोगों के साथ, यानी कि आपका इस्लाम खतरे में है। और जो पश्तो लैंग्वेज है उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं को कहा जाता है तालिबान। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि तालिबान का मतलब क्या है। और यानी कि तालिबान एक इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है। तालिबान का जो लीडर बनाया जाता है वो बनाया जाता है मोहम्मद मुल्ला ओमर को। तो अमेरिका की तरफ से फुल सप्लाई होती है गन्स की, हैवी वेपन्स की, और अमेरिका कहता है अफगानिस्तान के यूथ से कि हम आपको हर चीज देंगे, बस आप कैसे भी करके यहाँ से रशिया को यहाँ से निकाल फेंको। और इस चीज में तालिबान कामयाब भी हो जाता है। फिर टाइम आता है 1996 का। 1996 में पहली बार तालिबान अफगानिस्तान के अंदर सत्ता में आते हैं। मतलब अभी जो चीज हो रही है अफगानिस्तान के अंदर, वापस से जो तालिबान शासन में आए, ये पहली बार नहीं हो रहा, ये पहले हो चुका है। 1996 से 2001 तक तालिबान सत्ता के अंदर रह चुके हैं अफगानिस्तान तक। 5 साल तक सरकार थी तालिबान की अफगानिस्तान में। और इस पॉइंट को आप लोग याद रखना, क्योंकि इसी पॉइंट को मैं आगे कनेक्ट करूंगा। लेकिन एक कहावत होती है कि जब आप सांप को पालोगे तो जब उसको भूख लगेगी ना तो वो उल्टा आपको ही काटेगा और डसेगा। तो ऐसा ही कुछ होता है अमेरिका के साथ। तो अब एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो जो सऊदी अरेबिया है, जो एक गल्फ का सबसे बड़ा कंट्री है, उसके अंदर अमेरिका अपना एयरफोर्स का बेस बनाता है और अपनी आर्मी को डिप्लॉय करता है गल्फ पे अपनी पकड़ बनाने के लिए, गल्फ देशों पे। तो वहीं सऊदी अरेबिया के कट्टर मुसलमान का कहना ये होता है कि यहाँ पर सऊदी अरेबिया के अंदर आप अपना बेस मत बनाओ, क्योंकि यहाँ पर मक्का, मदीना ऐसी धार्मिक स्थल है, तो ऐसी जगहों पर आपका बेस बनाना ठीक नहीं है। लेकिन अमेरिका को ये चीज समझ में नहीं आती है, वो अपनी ही धुन में होता है। अमेरिका को समझ में तब आता है जब उस पर हमला हो जाता है, और हमला भी छोटा मोटा नहीं होता, हमला होता है 9/11 अटैक, जिसमें कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से क्रैश कर गए थे 4 प्लेन,
और इस हमले का जो मास्टरमाइंड था वो था सऊदी अरेबिया का एक कट्टर मुसलमान, वर्ल्ड मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन। और ओसामा बिन लादेन को पनाह देते हैं तालिबान। अमेरिका ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि तालिबान उसके साथ ऐसा करेगा, लेकिन तालिबान ने बैकफायर कर दिया, क्योंकि तालिबान को ये चीज़ समझ में आ गई थी क्योंकि जब हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत को हरा सकते हैं, रशिया को हरा सकते हैं, तो हम अमेरिका को भी हरा सकते हैं। तो अमेरिका पे 9/11 अटैक हो जाता है। तो अब अमेरिका 9/11 के अटैक के 2 महीने बाद ही अपनी आर्मी को अफगानिस्तान के अंदर भेज देता है, और उसका जो मेन टारगेट होता है वो होता है ओसामा बिन लादेन, कि मतलब कैसे भी करके ओसामा बिन लादेन को ख़त्म करना है। और उस वक्त ओसामा बिन लादेन को जो पनाह दी थी, जो शेल्टर किया था, वो किया था तालिबान ने। लेकिन 2011 के अंदर ओसामा बिन लादेन मारा जाता है। इस चीज़ को यूएस के प्रेसिडेंट बराक ओबामा एक कॉन्फ्रेंस के थ्रू बताते हैं कि वर्ल्ड मोस्ट वांटेड टेररिस्ट इज नो मोर, यानी कि दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन मर चुका है। ये तो हुआ पहले क्वेश्चन का आंसर कि मतलब तालिबान कौन थे, तालिबान पैदा कैसे हुए, और अमेरिका की आर्मी वहां क्यों गई या कैसे गई। तो अब उसके बाद फिर एक क्वेश्चन में से क्वेश्चन बन जाता है कि मतलब जब 2011 में ओसामा मर गया, यूएसए का बदला पूरा हो गया, तो भाई अब तक 2020 तक ये कर क्या रहे थे वहां पे? अब तो उन्हें चला ही जाना चाहिए था 2011 के अंदर। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज थी अमेरिका की सत्ता की भूख, यानी कि जो पावर का लालच था ना इनको, इसीलिए ये लोग यहाँ से गए नहीं अभी तक। अमेरिका ने कहा हम अफगानिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार बनाना चाहते हैं। और अमेरिका खुद भी सेंट्रल एशिया पे थोड़ी पकड़ रखना चाहता था, यानी कि उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान जैसे देशों पे सेंट्रल एशिया में थोड़ी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता था। लेकिन 2018 में यूएस के प्रेसिडेंट होते हैं डोनाल्ड ट्रंप। उनको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि अब यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं यूएस के साथ। तो हम तालिबान के साथ क्या करते हैं, एक पीस एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। और एग्रीमेंट हो जाता है दोहा के अंदर, कतर की राजधानी। तो पीस एग्रीमेंट साइन क्यों होता है कि 2011 में ओसामा मारा गया, मतलब बदला तो पूरा हो गया, लेकिन उसके 8-9 साल बाद भी ये लोग कुछ नहीं उखाड़ पाए। उसके बाद न तालिबान खत्म हुआ, न अलकायदा खत्म हुआ। दूसरा पॉइंट बनता है कि लोकतांत्रिक सरकार भी आ जाती है यहाँ पर, यानी कि अशरफ गनी को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। यूएस आर्मी ट्रेनिंग देती है अफगान फोर्सेस को, और लगभग 3 लाख ट्रूप्स खड़े कर देती है अफगानिस्तान को प्रोटेक्ट करने के लिए। अफगानिस्तान आर्मी को हथियार, मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर, हर चीज़ प्रोवाइड कराई जाती है। इसमें भारत भी अफगानिस्तान को रशिया से खरीद के एक हेलीकॉप्टर गिफ्ट करता है। लेकिन जो मेन चीज़ थी पीस एग्रीमेंट की, वो ये थी कि $6 ट्रिलियन पैसा खर्च हुआ था अमेरिका का अफगानिस्तान के अंदर, और कई हजार सैनिक मारे गए थे। तो जब ज़मीन अमेरिका की नहीं है तो अमेरिका क्यों इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है? तो उन्होंने सोचा कि अब पीस एग्रीमेंट कर लेते हैं, बहुत हुआ अब। फिर उसके बाद यूएस के प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं जो बाइडन 20 जनवरी 2021 को, और वो ट्रंप की नीति को ही आगे बढ़ाते हैं। और कहीं ना कहीं तक ये चीज़ सही भी है, क्योंकि जो पुरानी गवर्नमेंट ने जो काम किए थे, जो इंटरनेशनल रिलेशंस थे और जो योजनाएं चलाई थी, उसको कैरी फॉरवर्ड करती है अगली गवर्नमेंट। तो बाइडन ने भी वही किया। बाइडन ने कहा 9/11 जो अटैक हुआ था 2001 के अंदर, उसको 9 सितंबर 2021 को 20 साल पूरे हो जाएंगे, और उससे पहले हम अपनी सेना को अफगानिस्तान से वापस बुला लेंगे। तो ये चीज़ हुई थी जनवरी 2021 तक। फिर उसके बाद आता है जुलाई 2021, जिसमें कि बाइडन से एक कॉन्फ्रेंस में पूछा जाता है कि अगर यूएस की आर्मी अफगानिस्तान से पूरा ही कमबैक कर गई, तो क्या ऐसा नहीं कि तालिबान पूरी तरीके से कब्जा कर लेगा अफगानिस्तान पे? तो बाइडन इसके रिप्लाई में ये कहते हैं कि 3 लाख अफगान फोर्सेस को ट्रेनिंग दी है यूएस आर्मी ने, और जैसे हर देश की आर्मी पावरफुल होती है, उसी तरीके से ट्रेनिंग दी गई है अफगान फोर्सेस को। तो बाइडन ने ऐसा कहा कि 75,000 तालिबान को काउंटर करने के लिए 3 लाख अफगान फोर्सेस काफ़ी होंगी। फिर बाइडन से पूछा जाता है कि आप तालिबान पे ट्रस्ट करते हैं? बाइडन इसके रिप्लाई में कहते हैं, कैसा सिली क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, ऑफ कोर्स नॉट। मैं तालिबान पे ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन जो अफगान फोर्सेज है ना, उनको हमने जो ट्रेनिंग दी है, मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ कि वो 75,000 तालिबान को इजीली काउंटर कर लेंगे। तो ये कॉन्फ्रेंस होती है जुलाई के अंदर। उसके बाद फिर अगस्त आता है, 15 और 16 अगस्त को, जब इंडिया इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा था। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान काबुल को चारों तरफ से घेर लेता है। अफगानिस्तान की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन काबुल सिटी के अंदर रहती है, जिसके अंदर लगभग 42 लाख लोग रहते हैं, और इसको तालिबान के द्वारा घेर लिया जाता है। और उसके बाद जो मंजर सामने आता है वो आप लोग अभी देख ही रहे हो एक हफ्ते से। मतलब कहीं रोड पे फायरिंग हो रही है, लोगों के बीच एक डर सा है,
और उसके बाद काबुल एयरपोर्ट की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कि लोग इतनी मशक्कत कर रहे हैं प्लेन में जाने के लिए, मतलब एयरपोर्ट पे इतनी भीड़, क्योंकि एयरपोर्ट एक काफ़ी सिक्योरिटी वाली जगह होती है और उस वक्त लोगों के लिए अपनी जान से बड़ी चीज़ कोई भी नहीं थी। यूएस एयरफोर्स का एक जहाज़ होता है ग्लोबल मार्क C-17, जिसके लैंडिंग गियर पे लोग बैठ जाते हैं, जिसके विंग्स पे लोग बैठ जाते हैं, और उसके बाद जब प्लेन टेक ऑफ करता है उसके बाद ऊपर से लोग ऐसे गिर रहे होते हैं जैसे कि मतलब किसी ने बॉल फेंक दी हो। और उसके साथ एक वीडियो और वायरल हुई थी जिसमें कि लैंडिंग गियर पे एक आदमी फंस जाता है और मतलब वो ऐसे हवा में उड़ रहा होता है जैसे मतलब बाइक या फिर कार में कभी कोई पॉलिथीन नहीं अटक जाती है, इस तरीके से वो मंजर वहाँ का दिखाई दे रहा होता है। तो मतलब ये चीज़ ऐसे दिखाई देती है कि मतलब इंसान की जान कितनी कीमती है उसके लिए। और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़ के चले जाते हैं, मतलब वहाँ की गवर्नमेंट सरेंडर कर देती है। कुछ अखबार कहते हैं वो उज्बेकिस्तान चले गए, कुछ कहते हैं कि वो ओमान में है और कुछ कहते हैं वो अमेरिका के अंदर हैं। अब ये बात तो केवल भगवान जानता है या फिर अशरफ गनी जानते हैं। लेकिन अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सरेंडर क्यों कर दिया जब उनके पास 3 लाख अफगान ट्रूप्स भी थे और एयरफोर्स भी थी? तो जब काबुल पे अटैक होने वाला होता है उससे पहले तालिबान अशरफ गनी सरकार से ये कहते हैं कि अगर आप पीसफुली यानी शांति से हमको अपनी पावर ट्रांसफर कर देते हो, यानी हमको अपनी सत्ता दे देते हो, तो कोई खून खराबा नहीं होगा। और अशरफ गनी सरकार यही करती है, वो बिना किसी बात के सरेंडर कर देती है और अशरफ गनी देश छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही तालिबान काबुल को कब्जा कर लेते हैं चारों तरफ से, उसके बाद कुछ ऐसी चीज दिखने को मिलती है कि मतलब वो चीज अनएक्सपेक्टेड होती है कि मतलब कुछ ऐसे लोग जिनको मान लो 20-25 साल के लिए कहीं बंद कर दिया गया हो और उसके बाद उनको आज़ादी मिल गई हो तो वो जो मन चाहे वो कर सकते हैं। अब तो ऐसा ही कुछ वहां पे मंजर सामने आया जिसमें कि तालिबान को दिखा गया कि जिम के अंदर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, अम्यूजमेंट पार्क के अंदर झूले झूल रहे हैं, अम्यूजमेंट पार्क के अंदर वहां पे ड्राइविंग कर रहे हैं, और जो वहां की संसद थी जहां पे प्रेसिडेंट बैठा करते थे वहां पे मतलब ऐसे अपने मतलब चौकड़ी लेके बैठ जाते हैं। वो कोई कहीं बैठा है, कहीं कोई यहाँ पे चिकन खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब फुल अपना कोई डेकोरम नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, जो चल रहा है वो चलने दो। ऐसा कुछ मंजर सामने आता है अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन अब कुछ सीरियस बात करते हैं तालिबान के बारे में। द प्रिंट जो एक न्यूज पोर्टल है उसने काफी अच्छा आर्टिकल कवर किया था। उसमें यह लिखा था कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो तालिबान से नहीं डर रहे हैं या वो तालिबान से बच के नहीं भाग रहे हैं, वो शरिया कानून से बच रहे हैं, वो शरिया कानून से भाग रहे हैं। अब ये शरिया कानून क्या चीज होती है? शरिया कानून के अंदर औरतों पे सबसे ज्यादा अत्याचार किया जाता है, उनको हमेशा बुर्का पहन के रखना पड़ता है, नहीं तो उनको बेरहमी से खुलेआम पब्लिक के सामने मारा जाता है। और वहाँ की औरतों को फोर्स किया जाता है कि वो तालिबान की जो फोर्स में जो लोग हैं उनसे शादी कर लें, और जो यंग यूथ होता है उसको फोर्स किया जाता है कि आप तालिबान के अंदर भर्ती हो जाएं। और शरिया कानून के हिसाब से औरतें अकेले बाहर नहीं निकल सकती, अगर उनको बाहर जाना है तो उनके साथ एक मेल कैंडिडेट होना ही चाहिए। तो शरिया कानून में क्या चीज़ बैन होती है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसमें टीवी बैन होता है, सिनेमा बैन होता है, इंटरनेट बैन होता है। 10 साल से ज़्यादा किसी फीमेल की अगर एज हो जाती है तो उसकी पढ़ाई बंद कर दी जाती है। जो लड़के होते हैं उनको दाढ़ी रखना कंपलसरी होता है। तो जब ये सब कानून लगेंगे तो कौन ही रुकना चाहेगा ऐसे देश में। और वहाँ के लोग ऐसी चीज़ देख चुके हैं 1996 में। 1996 में भी मैंने पीछे वीडियो में बताया था कि वो लोग सरकार में आए थे 5 साल के लिए, 1996 से लेकर 2001 तक। तो उस वक्त जितना प्रताड़ित किया था तालिबान ने, इसलिए लोग अब छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं यहाँ से। और अभी के लिए जो अफगानिस्तान के अंदर जो वाइस प्रेसिडेंट है अमरुल्लाह सलेह, वो देश को चला रहे हैं एक तरीके से, मतलब लोकतांत्रिक तरीके से जो देश चलाया जा रहा है वो उनके द्वारा चलाया जा रहा है। और मतलब उनका कोई रोल नहीं है वैसे, बस उन नाम के लिए अगर किसी देश का राष्ट्रपति बाहर है तो वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी होती है, लेकिन सत्ता किसके पास रहेगी? तालिबान के पास। अब अगर तालिबान के पास भी सत्ता रहेगी तो तालिबान में लीडर कौन बनेगा? इसमें 5 लोगों का नाम आता है सामने। तो इसमें पहला नाम आता है मौलवी हिबतुल्लाह अखुंज़ादा। ये 2016 में तालिबान के कमांडर हुआ करते थे और इन्हें फतवा जारी करने का मास्टरमाइंड भी कहा जाता है। और अगर इनके राज में अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो ये उसके हाथ कटवा देते हैं। फिर इसमें दूसरा नाम आता है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। इस इंसान का नाम आप पहले भी सुन चुके होंगे। ये वही इंसान है कि जब तालिबान का गठन हुआ था उन 4 लोगों में से एक ये भी था। नाम इसमें निकल के आता है मोहम्मद याकूब का। ये होता है मुल्ला ओमार का बेटा, जो पहली बार तालिबान का लीडर बना था जब इसका गठन हुआ था, और आजकल ये तालिबान के अंदर डेप्यूटी कमांडर है। चौथा नाम निकल के आता है इसमें सिराजुद्दीन हक्कानी, जो कि जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा है, जो कि मुजाहिदीन का कमांडर हुआ करता था।
जिसने अफगानिस्तान के अंदर 2016 के बाद से सारे आत्मघाती हमलों की शुरुआत करी थी। और इसमें पांचवा और आखिरी नाम होता है अब्दुल हकीम, जो कि शरीयत कानून का जानकार होता है, जिसको कि चीफ जस्टिस कहा जाता है। ये धार्मिक स्कॉलर भी होता है और मोहम्मद हिबतुल्लाह अखुंज़ादा का सबसे भरोसेमंद आदमी भी होता है। ये काबुल जो है वो अफगानिस्तान की राजधानी है, तो राजधानी है तो उसके अंदर एम्बेसी भी होगी बाकी देशों की। तो इसलिए जितने भी देश हैं, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, चाहे फिर वो डेनमार्क हो या फिर उसके अलावा यूएसए हो या फिर इंडिया हो, इन सब ने अपनी एम्बेसी वहाँ पे बंद कर दी है, वो लोग छोड़ के चले आए हैं। लेकिन इसमें 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी एम्बेसी अभी तक बंद नहीं करी है। उन 3 देश का नाम है पाकिस्तान, चाइना और रशिया। ये तीनों ही तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। तालिबान की आने वाली सत्ता को ये लोग वेलकम कर रहे हैं। यहाँ तक कि चाइना ने तो एक स्टेटमेंट भी दे दिया है कि मतलब आप लोग सत्ता में आइए, हम लोग आपका वेलकम करेंगे। लेकिन अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, वो लोग कहाँ गए जो इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पे मतलब इतना ज्यादा भड़के हुए थे, जिन्होंने बोला था फ्री पैलेस्टीन, फ्री पैलेस्टीन। और इंडिया में तो ये चीज ट्रेंड कर गई थी कि एक तरफ स्टैंड अप विद इजराइल और स्टैंड अप विद पैलेस्टीन, क्योंकि जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, जो कि मुस्लिमों के हितों की बात करता है, जिसके अंदर 57 मुस्लिम देश हैं, इतनी वाहियात और इतनी घटिया ऑर्गेनाइजेशन है ये, इसने एक स्टेटमेंट में ये कहा कि हम तालिबान की सत्ता का वेलकम करते हैं। और इंडिया में तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो लोग ये कह रहे थे कि इजराइल मुसलमानों को मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा तालिबान के लिए, वो ये चीज बोल ही नहीं रहे कि अब जो अफगानिस्तान के अंदर मुसलमानों को मारा जा रहा है। तो ऐसे डबल गेम खेलने से कुछ नहीं होगा। नहीं, अब कहाँ गई मुसलमानों के हितों की बातें? शायद अफगानिस्तान के अंदर ऐसा नहीं हो रहा, अफगानिस्तान के लोगों को शायद नहीं मारा जा रहा होगा। तो एट लास्ट मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि रशिया आया, वो हार के गया, अमेरिका आया, वो हार के गया। तो ये लोग हार के क्यों गए? ये लोग हार के इसलिए गए क्योंकि जो अफगानिस्तान की ज़मीन है ना, जो अफगानिस्तान का टेरेन है, वो बहुत टफ टेरेन है। अफगानिस्तान एक पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ पे क्या तालिबान गुफाओं में ऐसे घुस के मतलब लोग पहाड़ों पे अपना बेस बनाते हैं। तो वहाँ पर मिसाइल्स, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर्स, इनसे वहाँ पे कोई काम नहीं होता है। वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जाना पड़ता है, ग्राउंड लेवल पे गोली खानी पड़ती है, तब आप कुछ कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ अमेरिका और रशिया करते नहीं है। लेकिन ऐसे कामों में इनको भारत से सीखना चाहिए कि एक तरफ अपना बेटा बैठा है, एक तरफ धोखेबाज बैठा है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, और दोनों को नाक में दम करके बैठा हुआ है इंडिया। दोनों को रोके हुए है, दोनों ने अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन इंडिया के जो सैनिक हैं वो 12 महीने 365 दिन उस सरहद पे खड़े रहते हैं। चाहे फिर वो लेह लद्दाख हो, चाहे फिर वो पेंगोंग सो लेक हो, चाहे वो गलवान वैली इंसिडेंट हो, या फिर उसके बाद वो सियाचिन ग्लेशियर हो, हर एक जगह इंडिया की सेना आपको तैनात मिलेगी। इसे कहते हैं ग्राउंड लेवल पे बात करना। और जो रशिया और अमेरिका जो ये देश हैं, ये तो चाहते हैं कि युद्ध हो, क्योंकि इनकी इकोनॉमी बढ़ेगी, क्योंकि इनके हथियार बिकेंगे। इनके हथियार नहीं बिकेंगे, अगर युद्ध नहीं होगा तो इनके हथियार नहीं बिकेंगे। तो ये तो चाहते हैं कि युद्ध हो हमेशा, क्योंकि जो अफगानिस्तान की जमीन है ना वो रशिया की जमीन है ना वो अमेरिका की जमीन है, वो अफगानिस्तान की जमीन है। उस पर लोग अफगानिस्तान के मर रहे हैं, ना कि अमेरिका और रशिया के। और सबसे बड़ी गलती करी अमेरिका ने, अपनी एम्बेसी पे चिनूक हेलीकॉप्टर भेज के, इतनी जल्दीबाजी में इसने अपने एम्बेसी से लोग निकाले, वहां से अपनी फोर्स निकाली कि जितने भी मिलिट्री बेस थे, जितने भी वेपन्स थे, जितने भी मिलिट्री व्हीकल थे, सब वहीं छोड़ के आ गए गिफ्ट के तौर पे तालिबान के लिए। और आज की डेट में सारा कब्जा करके बैठा है तालिबान उस पर। सीधा सीधा दिखाई देता है कि अमेरिका खुद चाहता है कि तालिबान उस पर कब्जा कर ले। ये सिर्फ मीडिया में दिखाने के लिए ये लोग ऐसी चीजें करते हैं। और अफगानिस्तान तो वैसे ही बर्बाद है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर पूरे वर्ल्ड की 80% अफीम होती है। तो अफीम बेचकर ही जो तालिबान की फंडिंग होती है वो उनको देनी पड़ती है। तालिबान के पास पैसा कहाँ से आता है? जो टैक्स पेयर्स होते हैं वो अफीम बेच के जो टैक्स होता है वो तालिबान को देते हैं। और ये भी कोई लाखों हजारों की बात नहीं होती, लगभग 10,000 करोड़ की बात होती है। तालिबान कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है। कहाँ पहले 50 हुआ करते थे और आज की डेट में 75,000 हैं ये। और इनके सत्ता में आने के बाद इन्होंने देश का झंडा तक बदल दिया है, झंडा के साथ साथ नाम भी बदल दिया है। अफगानिस्तान का आज का नाम है इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। लास्ट में मैं बस इतना ही बोलूंगा कि जिस तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर सत्ता हासिल करी है, इससे दुनिया को बहुत गलत मैसेज जाता है, क्योंकि दुनिया को ऐसा लगेगा इसके बाद कि मतलब इस तरीके से भी सत्ता हासिल की जा सकती है, मतलब इस तरीके से भी कुछ किया जा सकता है। तो अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही। और आज का हमारा क्वेश्चन बनता है कि जब से तालिबान अफगानिस्तान के अंदर सत्ता में आया है, उसके बाद इंडिया का तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट है वैसे अफगानिस्तान के अंदर, तो क्या इंडिया को तालिबान के साथ रिलेशन बनाने चाहिए या फिर इस चीज़ का विरोध करना चाहिए? आप लोगों की क्या राय है इसमें कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। गुड बाय।